हेलो फ्रेंड्स, मैं हरिंद्र प्रताप सिंह आप सभी लोग का अपने इस एजुकेशन चैनल पर स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, आज हम लोग इस वीडियो में इकोनॉमिक्स के अंतर्गत अध्ययन करेंगे एक महत्वपूर्ण टॉपिक जिसका नाम है व्यष्टि अर्थशास्त्र तथा समष्टि अर्थशास्त्र का। फ्रेंड्स, आज हम लोग इकोनॉमिक्स के अंतर्गत अध्ययन करेंगे व्यष्टि अर्थशास्त्र तथा समष्टि अर्थशास्त्र। व्यष्टि अर्थशास्त्र क्या होता है और समष्टि अर्थशास्त्र क्या होता है, इनमें अंतर क्या होता है, आज हम लोग इस वीडियो में स्टडी करेंगे। और फ्रेंड्स, मैं आपको जो है रिटन फॉर्म में चीज़ें उपलब्ध कराऊंगा। आप चाहे तो नोट भी बना सकते हैं या मेरे ब्लॉग से भी जाकर के नोट बना सकते हैं। मैं ब्लॉग का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। देखिए, अर्थशास्त्र को दो भागों में डिवाइड किया गया है, व्यष्टि अर्थशास्त्र और दूसरा है समष्टि अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र को विस्तृत रूप से इन दो भागों में डिवाइड किया गया है, व्यष्टि अर्थशास्त्र और समष्टि अर्थशास्त्र। तो आइए विस्तृत रूप से इनके बारे में हम समझते हैं। तो आइए सबसे पहले समझते हैं व्यष्टि अर्थशास्त्र को। देखिए, व्यष्टि अर्थशास्त्र क्या है। इसमें लिखा हुआ है कि जब आर्थिक समस्याओं अथवा आर्थिक मुद्दों का अध्ययन व्यक्तिगत उपभोक्ता या व्यक्तिगत उत्पादक जैसी छोटी आर्थिक इकाइयों को ध्यान में रखकर किया जाता है, तब हमारा अभिप्राय व्यष्टि अर्थशास्त्र से है। फिर से हम लोग इसे रिपीट करते हैं। व्यष्टि अर्थशास्त्र का मतलब क्या है। ये कह रहा है कि जब आर्थिक समस्याओं अथवा आर्थिक मुद्दों का अध्ययन व्यक्तिगत उपभोक्ता, कौन, ये व्यक्तिगत उपभोक्ता या व्यक्तिगत उत्पादक जैसी छोटी आर्थिक इकाइयों को ध्यान में रखकर किया जाता है, तब हमारा अभिप्राय व्यष्टि अर्थशास्त्र से है। एक व्यक्तिगत आर्थिक इकाई जैसे एक उत्पादक या एक उपभोक्ता क्या कह रहा है कि एक व्यक्तिगत आर्थिक इकाई, चाहे वह एक उत्पादक भी हो सकता है या एक उपभोक्ता भी हो सकता है, कह रहा है कि के स्तर पर आधारभूत आर्थिक समस्या चयन की समस्या है। फ्रेंड्स, चाहे वह एक उपभोक्ता हो, एक व्यक्तिगत उपभोक्ता हो, चाहे व्यक्तिगत उत्पादक हो, चाहे एक व्यक्तिगत फर्म हो, इन दोनों की समस्या क्या होती है। दोनों की समस्या चुनाव की समस्या होती है। जो व्यक्तिगत उपभोक्ता होता है वह उसके सामने समस्या होती है अपने जो है उपभोग की वस्तुओं के चुनाव की, और जो उत्पादक होता है उसके सामने समस्या होती है उस वस्तु के उत्पादन की। फिर से हम इसको देखते हैं। कह रहा है कि एक व्यक्तिगत आर्थिक इकाई जैसे कि एक उत्पादक या एक उपभोक्ता हो सकता है। कह रहा है कि के स्तर पर, किसके स्तर पर, एक व्यक्तिगत आर्थिक इकाई के स्तर पर आधारभूत आर्थिक समस्या जो है चयन की समस्या है, जो दुर्लभ या सीमित संसाधनों के वैकल्पिक उपयोग में बंटवारे से संबंधित है। अर्थात एक उत्पादक या एक उपभोक्ता दोनों के सामने चयन की समस्या है, और ये चयन भी निर्भर करता है किस पर, उसे जो है अपने चुनाव को या अपने उपभोग की वस्तु को प्राप्त करने के लिए, या एक उत्पादक जो होता है किसी वस्तु का उत्पादन करने के लिए जो उसके सामने चयन की समस्या है वह निर्भर करती है संसाधनों पर। और वे संसाधन या वे जो साधन हैं वह दुर्लभ है, और उन्हीं दुर्लभ साधनों से एक उपभोक्ता को अपना उपभोग करना होता है और एक उत्पादक को वस्तु का उत्पादन करना होता है। अब आइए आगे देखते हैं। आगे लिखा है कि एक उपभोक्ता को विभिन्न वस्तुओं और सेवाओं के खरीदने में अपनी निश्चित आय का आवंटन करना पड़ता है। कि जो एक उपभोक्ता है वह जो है अपने उपभोग करने के लिए विभिन्न वस्तुओं और सेवाओं को खरीदेगा, और खरीदना पड़ता है उसको, और उसे क्या है कि उसकी आय जो है निश्चित होती है, तो उसे अपनी आय को इन विभिन्न वस्तुओं पर उसे व्यय करना पड़ता है। उसके सामने चयन की समस्या आती है कि किन वस्तुओं पर कितना खर्च करे, किन वस्तुओं को पहले खरीदे, किन वस्तुओं को बाद में खरीदे, किस पर कितना व्यय करे। और उसके आगे क्या है, कह रहा है कि उसे अपनी संतुष्टि अधिकतम करनी होती है। ध्यान रखिएगा, एक उपभोक्ता जो है जब जो है विभिन्न वस्तुओं और सेवाओं का
उपभोग करना चाहता है तो उसके सामने चयन की समस्या आती है कि किस वस्तु पर कितना खर्च किया जाए, किस वस्तु की कितनी मात्रा उपभोग की जाए, कौन सी वस्तु का उपभोग पहले करना है, कौन सी वस्तु का बाद में करना है। लेकिन इस सब निर्णय लेने का जो उसका अंतिम उद्देश्य होता है वो उसका ये उद्देश्य होता है कि प्रत्येक उपभोग की गई वस्तु से उसे अधिकतम उपयोगिता प्राप्त हो। तो वही बात यहाँ पर करा है कि उसे अपनी संतुष्टि अधिकतम करनी होती है। वह इसे कैसे करता है? अर्थशास्त्री होने के नाते क्या हमने उपभोक्ता व्यवहार से संबंधित कुछ आधारभूत सिद्धांतों का अध्ययन तथा अन्वेषण किया है? मीन्स करा है कि वह जो है अपनी संतुष्टि को अधिकतम करना चाहता है। तो वही करा कि वह जो है वह इसे कैसे करता है। अर्थशास्त्री होने के नाते क्या हमने उपभोक्ता व्यवहार से संबंधित कुछ आधारभूत सिद्धांतों का अध्ययन तथा अन्वेषण किया है? तो उत्तर है कि हाँ, हमने ऐसा किया है। हमने सिद्धांतों का निरूपण किया है तथा ऐसे सिद्धांतों या मूल तत्वों का समूह प्रस्तुत किया है जो उपभोक्ता व्यवहार, जिसे उपभोक्ता व्यवहार या मांग का सिद्धांत कहते हैं, का वर्णन करते हैं। फ्रेंड्स, ये आपको नहीं समझ में आया होगा, मैं इसको सरल शब्दों में समझा रहा हूँ। एक उपभोक्ता जो है, उपभोक्ता हो चाहे उत्पादक हो, मान लीजिए उपभोक्ता को लीजिए। एक उपभोक्ता जो है वह विभिन्न वस्तुओं तथा सेवाओं का उपभोग करना चाहता है और वह जो है उन वस्तुओं का उपभोग करने के लिए उसके पास एक निश्चित आय होती है। उसी निश्चित आय से उसे अपनी वस्तुओं तथा सेवाओं का उपभोग करना होता है। उसे तय करना पड़ता है कि कौन सी वस्तु का उपभोग करना है, कितना करना है, किस पर कितना व्यय करना है। और इन सब का जो उसका अधिकतम जो उसका उद्देश्य होता है वह यह होता है कि प्रत्येक उपभोग की गई वस्तु से उसे जो है अधिकतम उपयोगिता प्राप्त हो। ये जो है यह उपभोक्ता के व्यवहार, ये सारी चीज़ें जो है उपभोक्ता के व्यवहार को प्रदर्शित करती हैं। और उपभोक्ता के इसी व्यवहार को समझने के लिए जो है अर्थशास्त्र में सिद्धांतों का निरूपण किया गया है। अब भाई आगे देखते हैं। कह रहा है कि वस्तुओं और सेवाओं के लिए मांग तथा विभिन्न उपयोगों में अपनी आय के आवंटन पर उपभोक्ता का अपना चयन कुछ ऐसे प्रमुख मुद्दे हैं जिनका अध्ययन हम उपभोक्ता व्यवहार के सिद्धांत में करते हैं। इसमें वही बातें हैं जो मैंने अभी बताई हैं। व्यष्टि अर्थशास्त्र का यह एक महत्वपूर्ण घटक है। एक उत्पादक एक अन्य छोटी आर्थिक इकाई है। इसे भी चयन की समस्या का सामना करना पड़ता है। अभी हमने उपभोक्ता के बारे में पढ़ा, उपभोक्ता को जो है चयन की समस्या का सामना करना पड़ता है। तो एक उत्पादक जो है वह भी एक छोटी आर्थिक इकाई, एक व्यक्तिगत उत्पादक, इसे भी चयन की समस्या का सामना करना पड़ता है। अर्थात इसे भी निश्चित करना पड़ता है कि मुझे किस वस्तु का उत्पादन करना है या किन किन वस्तुओं का उत्पादन करना है, मुझे कितना उत्पादन करना है, उसकी कीमत कितनी निर्धारित करनी है। इन सारी चीज़ों का उसको जो है इन समस्याओं का सामना करना पड़ता है। आगे है कि उसे चयन करना पड़ता है। किसका चयन करना पड़ता है? आगतों के उस संयोग का जिसका उसे प्रयोग करना चाहिए। आगत का मतलब उत्पादन के साधन। उसे चयन करना पड़ता है उत्पादन के साधनों के उस संयोग का जिसका उसे प्रयोग करना चाहिए। ये कौन कौन से उत्पादन साधन और कितनी मात्रा में मुझे प्रयोग करना है। सेकंड है कि उस वस्तु का जिसका उसे उत्पादन करना चाहिए। तो वह जो है उसके सामने चुनाव समस्या हो गई कि किस वस्तु का उत्पादन करे और उसमें कितने उत्पादन के साधन लगाए। उसे अपने संसाधनों का आवंटन इस प्रकार से करना चाहिए कि वह अपने लाभों को अधिकतम कर सके। फ्रेंड्स, ध्यान दीजिएगा, उपभोक्ता के बारे में भी वही चीज़ था कि एक उपभोक्ता जो है जो विभिन्न वस्तुओं तथा सेवाओं को उपभोग करता है तो उसका उद्देश्य होता है कि वह उन प्रत्येक इकाई से अधिकतम उपयोगिता प्राप्त हो। और जो उत्पादक होता है तो उसके पास जो संसाधन है, उत्पादन के जो भी संसाधन है, उसका वह आवंटन इस प्रकार से करना चाहता है जिससे उसके लाभ जो है अधिकतम हो या वह अधिकतम लाभ प्राप्त कर सके। नेक्स्ट है कि संसाधनों के आवंटन पर उत्पादक के व्यवहार का अध्ययन हमें उत्पादन सिद्धांत तथा पूर्ति सिद्धांत की ओर ले आता है। ध्यान सुनिएगा, संसाधनों के आवंटन पर उत्पादक का व्यवहार। जरा फिर समझते इसको। देखिए यहाँ लिखा है कि संसाधनों के आवंटन पर उत्पादक के व्यवहार, अर्थात
कि वह जो है जो विभिन्न वस्तुओं का उत्पादन करता है तो उस पर किस प्रकार अपने उसके पास जो संसाधन है उसको आवंटन करता है कि ताकि उसको अधिकतम लाभ प्राप्त हो। तो कह रहा है कि उसके इसी व्यवहार का अध्ययन जो है अध्ययन हमें जो है उत्पादन सिद्धांत तथा पूर्ति सिद्धांत क्यों ले आता है, या ऐसे कह सकते हैं कि उत्पादक इसी व्यवहार का अध्ययन अध्ययन जो है हम उत्पादन सिद्धांत तथा पूर्ति सिद्धांत में करते हैं। नेक्स्ट है कि उत्पादक व्यवहार का सिद्धांत तथा पूर्ति का सिद्धांत व्यष्टि अर्थशास्त्र का एक अन्य महत्वपूर्ण घटक है। कौन सा? व्यष्टि अर्थशास्त्र का एक महत्वपूर्ण घटक कौन? उत्पादक व्यवहार का सिद्धांत तथा पूर्ति का सिद्धांत। और उपभोक्ता के संबंध में क्या था? उपभोक्ता के व्यवहार का सिद्धांत, अर्थात उसे मांग सिद्धांत भी कह सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, लिखा है कि मांग के सिद्धांत, ब्रैकेट में कि उपभोक्ता व्यवहार संबंधित मांग का सिद्धांत जो है उपभोक्ता व्यवहार संबंधित मांग का सिद्धांत तथा पूर्ति के सिद्धांत, और ये किससे संबंधित होता है? उत्पादक व्यवहार संबंधित होता है। मांग का सिद्धांत किससे संबंधित? उपभोक्ता के व्यवहार से, और जो पूर्ति का सिद्धांत होता है वो उत्पादक के व्यवहार संबंधित होता है। कह रहा है कि इसका अध्ययन करा कि हम जो है मांग के सिद्धांत तथा पूर्ति के सिद्धांत का अध्ययन करते हैं। करते समय हम वस्तुओं और सेवाओं के लिए बाजार, जिसे वस्तु बाजार कहते हैं, तथा श्रम और पूंजी जैसे उत्पादन के कारकों के लिए, जिसे कारक बाजार कहते हैं, के अध्ययन की अवहेलना नहीं कर सकते। जरा इस बात को ध्यान दीजिएगा। उपभोक्ता के व्यवहार से संबंधित क्या है? मांग का सिद्धांत होता है। उत्पादक के व्यवहार से संबंधित क्या होता है? पूर्ति का सिद्धांत होता है। और उसके उपभोक्ता के पक्ष में जो है वस्तुओं और सेवाओं के लिए बाजार होता है, और उत्पादक के पक्ष में जो है कारक बाजार, मतलब उत्पादन के साधनों का बाजार, जिसमें श्रम और पूंजी आती है। इसका अध्ययन भी हम जो है व्यष्टि अर्थशास्त्र में करते हैं। नेक्स्ट है कि व्यष्टि अर्थशास्त्र यह अध्ययन करता है कि वस्तु बाजार में वस्तुओं और सेवाओं की कीमत का निर्धारण कैसे होता है। ध्यान दीजिएगा, व्यष्टि अर्थशास्त्र जो है यह अध्ययन करता है कि जो वस्तु बाजार है, वस्तु बाजार में वस्तुओं और सेवाओं की कीमत का निर्धारण कैसे होता है, तथा कारक बाजार में उत्पादन के कारकों की कीमत का निर्धारण कैसे होता है। वस्तु बाजार में वस्तुओं तथा सेवाओं की कीमतों का निर्धारण कैसे होता है, और कारक बाजार में जो है कारक उत्पादन के कारकों अर्थात उत्पादन के साधनों की कीमत का निर्धारण कैसे होता है। और बाजार में कीमत निर्धारण की व्याख्या करने वाले सिद्धांतों को क्या कहते हैं? कीमत सिद्धांत कहते हैं। बाजार में कीमत निर्धारण करने वाले सिद्धांत को, चाहे वह जो है उपभोक्ता वस्तुओं की तथा सेवाओं की कीमत का निर्धारण हो या उत्पादन के साधनों की कीमत का निर्धारण हो, तो इनका निर्धारण करने वाले सिद्धांत क्या कहते हैं? कीमत सिद्धांत का कहते हैं। नेक्स्ट है कि व्यष्टि अर्थशास्त्र के अन्य महत्वपूर्ण घटक है। तो ये देखते हैं कि व्यष्टि अर्थशास्त्र के मुख्य घटक कौन कौन से हैं। देखिए, जो चीज़ें मैंने ऊपर पढ़ी हम लोगों ने, उसका यहाँ पर निचोड़ दिया गया है। देखिए, व्यष्टि अर्थशास्त्र का एक घटक है उपभोक्ता व्यवहार सिद्धांत, थ्योरी ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर। इसमें क्या है कि उपभोक्ता व्यवहार सिद्धांत यह विश्लेषण करता है कि एक उपभोक्ता कैसे अपनी आय को विभिन्न प्रयोगों में आवंटित करता है ताकि वह अपनी संतुष्टि को अधिकतम कर सके। तो पहला घटक क्या है? उपभोक्ता व्यवहार सिद्धांत। दूसरा क्या है? दूसरा है उत्पादक व्यवहार सिद्धांत। इसे भी हम लोगों ने भी पीछे पढ़ा है। इसमें क्या है कि उत्पादक व्यवहार सिद्धांत यह विश्लेषण करता है कि एक उत्पादक कैसे भिन्न भिन्न आगतों का चुनाव करता है तथा यह निर्णय लेता है कि क्या उत्पादन करना है तथा कैसे उत्पादन करना है। उत्पादक लाभ को अधिकतम करने पर अपना ध्यान केंद्रित करता है। और इसके पहले उपभोक्ता व्यवहार में क्या था? उपभोक्ता व्यवहार सिद्धांत में उपभोक्ता अपनी उपयोगिता को अधिकतम करने का प्रयास करता है। तो इसके दो घटक यहाँ पर हैं, उपभोक्ता व्यवहार सिद्धांत और दूसरा क्या है? उत्पादक व्यवहार सिद्धांत, जैसा कि इन दोनों के बारे में हमने अभी पीछे पढ़ा है। और इसका तीसरा महत्वपूर्ण घटक है कीमत सिद्धांत, थ्योरी ऑफ प्राइस।
कीमत सिद्धांत, इसके बारे में हम लोगों ने भी पीछे पढ़ा है। देखिए, कीमत सिद्धांत यह अध्ययन करता है कि वस्तु बाजार में वस्तुओं की कीमत कैसे निर्धारित होती है, चाहे वस्तुओं सेवाओं की कीमत हो, चाहे उत्पादन के साधनों की कीमत हो। वही करा है कि कीमत सिद्धांत यह अध्ययन करता है कि वस्तु बाजार में वस्तुओं की कीमत कैसे निर्धारित होती है तथा साधन बाजार में उत्पादन के साधनों की कीमत कैसे निर्धारित होती है। समष्टि अर्थशास्त्र संपूर्ण अर्थव्यवस्था के स्तर पर आर्थिक समस्याओं अथवा आर्थिक मुद्दों का अध्ययन करता है। देखिए, इसके पहले हम लोग क्या पढ़े थे? हम लोग पढ़े थे व्यष्टि अर्थशास्त्र, अब हम लोग पढ़ेंगे समष्टि अर्थशास्त्र। समष्टि अर्थशास्त्र क्या करता है कि ना, यहाँ से संपूर्ण अर्थव्यवस्था के स्तर पर आर्थिक समस्याओं अथवा आर्थिक मुद्दों का अध्ययन करता है, जबकि व्यष्टि अर्थशास्त्र क्या कर रहा था? व्यक्तिगत उपभोक्ता तथा व्यक्तिगत उत्पादक के व्यवहार का वो अध्ययन कर रहा था। लेकिन समष्टि अर्थशास्त्र क्या करता है? संपूर्ण अर्थव्यवस्था के स्तर पर आर्थिक समस्याओं अथवा आर्थिक मुद्दों का अध्ययन करता है। व्यष्टि अर्थशास्त्र की भांति समष्टि अर्थशास्त्र में भी दुर्लभ संसाधनों का विवेकशील प्रबंधन ही मुख्य समस्या है। व्यष्टि अर्थशास्त्र में भी दुर्लभ संसाधनों के प्रबंधन की समस्या है और समष्टि अर्थशास्त्र में भी दुर्लभ संसाधनों के प्रबंधन की समस्या है। किंतु समष्टि अर्थशास्त्र में सामाजिक कल्याण अधिकतम करने पर बल दिया जाता है। ध्यान दीजिए, यहाँ पर समष्टि अर्थशास्त्र में सामाजिक कल्याण को अधिकतम करने पर बल दिया जाता है। और हमने व्यष्टि अर्थशास्त्र में क्या कहा था? व्यष्टि अर्थशास्त्र में उपभोक्ता के संदर्भ में जो है, उपभोक्ता अपनी उपयोगिता को अधिकतम करना चाहता है और उत्पादक अपने लाभ को अधिकतम करना चाहता है। लेकिन समष्टि अर्थशास्त्र में क्या होता है कि सामाजिक कल्याण अधिकतम करने पर बल दिया जाता है, न कि व्यक्तिगत लाभ को अधिकतम करने पर, जैसे कि व्यष्टि अर्थशास्त्र में होता है। समष्टि अर्थशास्त्र में केंद्रीय मुद्दे संपूर्ण रोजगार स्तर, राष्ट्रीय उत्पाद की वृद्धि दर, सामान्य कीमत स्तर तथा आर्थिक स्थिरता से संबंधित हैं। फ्रेंड्स, समष्टि अर्थशास्त्र में जो केंद्रीय मुद्दा होता है वह किससे संबंधित है? संपूर्ण रोजगार स्तर से। दूसरा है कि राष्ट्रीय उत्पाद की वृद्धि दर, तीसरा है कि सामान्य कीमत स्तर तथा चौथा है कि आर्थिक स्थिरता से संबंधित है। यह समष्टि अर्थशास्त्र के केंद्रीय मुद्दे हैं और इसी को ध्यान में रखते हुए रोजगार का सिद्धांत जो है, राष्ट्रीय आय, उत्पाद और सामान्य कीमत और आर्थिक स्थिरता से संबंधित जो भी सिद्धांत हैं वह जो है इसके अंतर्गत आते हैं। समष्टि अर्थशास्त्र समष्टि आर्थिक चरों जैसे कि समग्र मांग तथा समग्र पूर्ति के अध्ययन से आरंभ होता है। ध्यान समझिएगा, समष्टि अर्थशास्त्र जो है समष्टि आर्थिक चरों जैसे कि समग्र मांग तथा समग्र पूर्ति के अध्ययन से आरंभ होता है। यह विश्लेषण करता है कि अर्थव्यवस्था में संतुलन उत्पादन स्तर कब होता है? जब समग्र मांग बराबर समग्र पूर्ति होती है। तो ये करा है कि यह विश्लेषण करता है कि अर्थव्यवस्था में संतुलन उत्पादन स्तर कैसे प्राप्त होता है, अर्थात समग्र मांग समग्र पूर्ति के बराबर कब होती है या कैसे होती है। अर्थव्यवस्था में पूर्ण रोजगार संतुलन स्तर से कम या अधिक होने की स्थिति का स्फीतिक तथा अवस्फीतिक अंतराल की समस्या के रूप में अध्ययन किया जाता है। अर्थव्यवस्था में जब पूर्ण रोजगार जो है जब संतुलन स्तर से कम होता है तो ऐसी स्थितियों में स्फीतिक तथा अवस्फीतिक अंतराल की समस्या जन्म लेती है, तो उसमें इसका अध्ययन किया जाता है। वित्तीय तथा मौद्रिक नीतियों का अध्ययन अर्थव्यवस्था में स्फीतिक तथा अवस्फीतिक अंतराल की स्थितियों से निपटने के माप के रूप में किया जाता है। अर्थात स्फीतिक तथा अवस्फीतिक अंतराल की स्थितियों के से निपटने के लिए कौन सा कारगर है? वित्तीय तथा मौद्रिक नीतियां कारगर है। तो इसका कहने का मतलब यह है कि वित्तीय तथा मौद्रिक नीतियों का अध्ययन भी समष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत किया जाता है।
इसके अतिरिक्त विनिमय दर तथा भुगतान शेष आदि मुद्दों के बारे में समष्टि अर्थशास्त्र में अध्ययन किया जाता है ताकि घरेलू अर्थव्यवस्था पर इनके प्रभावों का विश्लेषण किया जा सके। और कौन सी चीज़ आती हैं? विनिमय दर आता है और भुगतान शेष की समस्या, इनका भी अध्ययन किया जाता है ताकि जो घरेलू अर्थव्यवस्था है इनके ऊपर इनका क्या प्रभाव पड़ा है इसका भी अध्ययन किया जा सके। अब देखिए, समष्टि अर्थशास्त्र के बारे में जितना विश्लेषण हम लोगों ने पढ़ा, तो इन विश्लेषण के आधार पर समष्टि अर्थशास्त्र के कुछ महत्वपूर्ण घटक बनते हैं जिनको हमने हेडिंग वाइज जो है उसको हेडिंग वाइज हमने वर्गीकृत किया है। तो यहाँ पर हेडिंग है समष्टि अर्थशास्त्र के मुख्य घटक, जिसे हम लोगों ने व्यष्टि अर्थशास्त्र के बारे में पढ़ा था। तो इसके घटक निम्न हैं, जैसे पहला है कि संतुलित उत्पाद तथा रोजगार स्तर से संबंधित सिद्धांत। किससे? संतुलित उत्पाद तथा रोजगार स्तर से संबंधित सिद्धांत, जिसे इंग्लिश में थ्योरी ऑफ रिलेटेड टू इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ आउटपुट एंड एम्प्लॉयमेंट कहते हैं। देखिए, इसमें क्या है कि यह सिद्धांत विश्लेषण करता है कि एडी बराबर एएस, मतलब समग्र मांग बराबर समग्र पूर्ति की स्थिति में अर्थव्यवस्था में संतुलन कैसे प्राप्त होता है। उसके समष्टि अर्थशास्त्र का महत्वपूर्ण घटक पहला है कि संतुलित उत्पाद और रोजगार स्तर से संबंधित सिद्धांत। तो इसमें क्या होता है? तो इसमें यह सिद्धांत जो है यह विश्लेषण करता है कि समग्र मांग तथा समग्र पूर्ति की स्थिति में अर्थव्यवस्था में संतुलन कैसे प्राप्त होता है। और इसका दूसरा महत्वपूर्ण घटक है कि अर्थव्यवस्था में स्फीतिक तथा अवस्फीतिक अंतराल से संबंधित सिद्धांत। अर्थव्यवस्था में स्फीतिक तथा अवस्फीतिक अंतराल से संबंधित सिद्धांत, जिसे इंग्लिश में थ्योरी रिलेटेड टू इन्फ्लेशनरी एंड डिफ्लेशनरी गैप इन द इकोनॉमी बोलते हैं। देखिए, इसमें क्या होता है कि पूर्ण रोजगार संतुलन उत्पादन स्तर से कम या अधिक होने की स्थिति में अर्थव्यवस्था में कैसे स्फीतिक तथा अवस्फीतिक अंतराल उत्पन्न होता है, इस सिद्धांत में इसका अध्ययन किया जाता है। इसका अगला महत्वपूर्ण घटक है गुणक सिद्धांत, अर्थात गुणक सिद्धांत का अध्ययन भी हम समष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत करते हैं, जिसे इंग्लिश में थ्योरी ऑफ मल्टीप्लायर बोलते हैं। इसमें क्या कि अर्थव्यवस्था में निवेश व्यय के कारण आय में सृजन प्रक्रिया का अध्ययन इस सिद्धांत में किया जाता है। इस सिद्धांत में जो है कि हम निवेश करते हैं तो हम आय में कै गुना वृद्धि होती है या कितना वृद्धि होती है, तो इस प्रक्रिया का अध्ययन जो है इस सिद्धांत में किया जाता है। अर्थात गुणक सिद्धांत भी समष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत आता है, जो निवेश और आय में संबंध को दर्शाता है। इसका नेक्स्ट घटक है कि राजकोषीय तथा मौद्रिक नीतियां, फिस्कल एंड मॉनेटरी पॉलिसीज। राजकोषीय तथा मौद्रिक नीतियां भी समष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत ही आती हैं। इसमें क्या होता है कि अर्थव्यवस्था में स्फीतिक तथा अवस्फीतिक अंतराल जैसे अस्थिर आर्थिक अवस्थाओं से निपटने के लिए राजकोषीय तथा मौद्रिक नीतियों का प्रयोग किया जाता है। देखिए, राजकोषीय और जो मौद्रिक नीतियां होती हैं वह आर्थिक स्थिरता बनाए रखने के लिए, रोजगार स्तर को संतुलन में बनाए रखने के लिए, कीमतों में संतुलन बनाए रखने के लिए इन नीतियों का प्रयोग किया जाता है कि अर्थव्यवस्था जो है एक सुचारू गति से आगे बढ़ती रहे और स्फीतिक तथा अवस्फीतिक दशाएं अर्थव्यवस्था में उत्पन्न न हो सके, क्योंकि ये दोनों स्थितियां जो है हानिकारक होती हैं। सीधा सीधा कहने का तात्पर्य यह है कि राजकोषीय तथा मौद्रिक नीतियों का अध्ययन भी समष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत किया जाता है, क्योंकि इसका संबंध जो है संपूर्ण अर्थव्यवस्था से होता है। नेक्स्ट है इसका घटक की मुद्रापूर्ति तथा साख सृजन। मुद्रापूर्ति तथा साख सृजन, जिसे मनी सप्लाई एंड क्रेडिट क्रिएशन बोलते हैं। देखिए, इसमें मुद्रापूर्ति के संघटकों तथा साख सृजन प्रक्रिया के माध्यम से व्यावसायिक बैंक कैसे मुद्रापूर्ति में वृद्धि करते हैं, इसके बारे में अध्ययन किया जाता है। फ्रेंड्स, इसमें कराया है कि मैं रिपीट कर दूं कि इसमें मुद्रापूर्ति के संघटकों तथा साख सृजन प्रक्रिया के माध्यम से व्यावसायिक बैंक कैसे मुद्रापूर्ति में वृद्धि करते हैं, इसके बारे में अध्ययन किया जाता है। अर्थात मुद्रापूर्ति तथा साख सृजन का अध्ययन भी समष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत किया जाता है। नेक्स्ट है सरकारी बजट। सरकारी बजट भी समष्टि अर्थशास्त्र का महत्वपूर्ण अंग है या महत्वपूर्ण घटक है।
इसमें है कि सरकारी बजट विश्लेषण का बजटीय घाटे के माप तथा अर्थव्यवस्था पर इसके प्रभाव पर केंद्रित होता है। सरकारी बजट विश्लेषण जो है बजटीय घाटे के माप तथा अर्थव्यवस्था पर इसके प्रभाव पर केंद्रित होता है। नेक्स्ट इसका घटक है कि विनिमय दर तथा भुगतान शेष, जिसे इंग्लिश में एक्सचेंज रेट एंड बीओपी बोलते हैं। भुगतान शेष को शॉर्ट में बीओपी बोलते हैं। तो इसमें क्या है कि इसमें अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा बाजार में विनिमय दर कैसे निर्धारित होता है तथा भुगतान शेष घरेलू अर्थव्यवस्था की आर्थिक क्रियाओं के स्तर को कैसे प्रभावित करता है, इसका विश्लेषण किया जाता है। फिर इसमें किसका विश्लेषण किया जाता है? विनिमय दर का। विनिमय दर जानते हैं, जो हम किसी वस्तु को लेते या देते हैं तो उसके बदले चाहे हम वस्तु ले या चाहे मुद्रा ले तो उसे ही विनिमय दर बोलते हैं। और ये किस आधार पर है, कौन सी रेट तय होगा, ये सारी चीजें हैं विनिमय दर के अंतर्गत आती हैं। तो जब भी हम वस्तुओं का निर्यात और आयात करते हैं तब जो है विनिमय की प्रक्रिया जो है वहाँ पर संचालित होती है। तो विनिमय दर कैसे निर्धारित होती है, इनसे संबंधित सिद्धांतों का अध्ययन भी हम समष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत करते हैं तथा भुगतान शेष का भी अध्ययन हम समष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत करते हैं। तो विनिमय दर में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा बाजार में विनिमय दर कैसे निर्धारित होती है और तथा भुगतान शेष जो होता है घरेलू अर्थव्यवस्था की आर्थिक क्रियाओं के स्तर को कैसे प्रभावित करता है, इन सभी का विश्लेषण इसमें किया जाता है। अब ये व्यष्टि और समष्टि अर्थशास्त्र में क्या अंतर होता है, इसको भी समझते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है कि व्यष्टि अर्थशास्त्र और समष्टि अर्थशास्त्र में अंतर। देखिए, इधर व्यष्टि अर्थशास्त्र है और इधर समष्टि अर्थशास्त्र है। तो आइए हम लोग एक एक पॉइंट को पढ़ते हैं। इसमें कि व्यष्टि अर्थशास्त्र व्यक्तिगत स्तर पर आर्थिक संबंधों अथवा आर्थिक समस्याओं का अध्ययन करता है। किस स्तर पर? व्यक्तिगत स्तर पर आर्थिक संबंधों अथवा आर्थिक समस्याओं का अध्ययन करता है। जैसे एक व्यक्तिगत फर्म हो सकती है, एक व्यक्तिगत गृहस्थ हो सकता है अथवा एक व्यक्तिगत उपभोक्ता हो सकता है। यह जो है व्यक्तिगत स्तर पर आर्थिक संबंध हो, चाहे वह कोई फैक्ट्री हो सकती है, कोई फर्म हो सकती है, कोई व्यक्ति हो सकता है, कोई उपभोक्ता हो सकता है, कोई गृहस्थ हो सकता है। और इसके विपरीत क्या है कि समष्टि अर्थशास्त्र संपूर्ण अर्थव्यवस्था के स्तर पर, किस पर? संपूर्ण अर्थव्यवस्था के स्तर पर आर्थिक संबंधों अथवा आर्थिक समस्याओं का अध्ययन करता है। नेक्स्ट पॉइंट है कि व्यष्टि अर्थशास्त्र मुख्यतः एक व्यक्तिगत फर्म अथवा उद्योग में उत्पादन तथा कीमत के निर्धारण से संबंधित है। व्यष्टि अर्थशास्त्र जो है मुख्यतः एक व्यक्तिगत फर्म में अथवा उद्योग में उत्पादन तथा कीमत के निर्धारण से संबंधित है। व्यक्तिगत फर्म, ध्यान रखिएगा। इसमें क्या है कि समष्टि अर्थशास्त्र का संबंध मुख्यतः संपूर्ण अर्थव्यवस्था में कुल उत्पादन तथा समान कीमत स्तर के निर्धारण से है। इसमें क्या है कि एक व्यक्तिगत फर्म हो चाहे उद्योग हो, उसमें उत्पादन तथा कीमत के निर्धारण संबंधित है। और समष्टि में क्या होता है कि संपूर्ण अर्थव्यवस्था का जो कुल उत्पादन है तथा समान कीमत स्तर है उससे संबंधित है। नेक्स्ट है कि व्यष्टि अर्थशास्त्र के अध्ययन की यह मान्यता है कि समष्टि चर स्थिर रहते हैं। व्यष्टि अर्थशास्त्र के अध्ययन क्या मानता है कि समष्टि चर जो है स्थिर रहते हैं। उदाहरणार्थ, जब हम एक फर्म या उद्योग में उत्पादन तथा कीमत के निर्धारण का अध्ययन करते हैं तो यह मान लिया जाता है कि कुल राष्ट्रीय उत्पादन स्थिर है। कुल राष्ट्रीय उत्पादन क्या रहता है? स्थिर रहता है। ध्यान सुनिएगा, व्यष्टि अर्थशास्त्र के अध्ययन की यह मान्यता है कि जो समष्टि चर होते हैं वह स्थिर रहते हैं। कैसे? जैसे कि उदाहरण स्वरूप यहाँ लिखा है कि जब हम किसी एक फर्म या उद्योग में उत्पादन तथा कीमत के निर्धारण का अध्ययन करते हैं तो यह मान लिया जाता है कि कुल राष्ट्रीय उत्पादन स्थिर रहता है। कुल राष्ट्रीय उत्पादन संबंध किससे है? ये एक समष्टि चर है। तो वही बात यहाँ पर कर रहा है कि व्यष्टि अर्थशास्त्र के अध्ययन की यह मानता है कि समष्टि चर स्थिर रहते हैं। अब इधर दूसरी तरफ क्या दिया है कि समष्टि अर्थशास्त्र के अध्ययन की यह मान्यता है कि व्यष्टि चर स्थिर रहते हैं। जैसे उदाहरणार्थ यह दिया है कि जब हम कुल राष्ट्रीय उत्पादन स्तर का अध्ययन करते हैं तो यह मान लिया जाता है कि आय का वितरण स्थिर रहता है। ध्यान सुनिएगा, जब हम कुल राष्ट्रीय उत्पादन स्तर का अध्ययन करते हैं, कुल राष्ट्रीय उत्पादन स्तर किससे संबंधित है? समष्टि अर्थशास्त्र है।
तो जब हम कुल राष्ट्रीय उत्पादन स्तर का अध्ययन करते हैं तो यह मान लिया जाता है कि आय का वितरण स्थिर रहता है। और आय का वितरण किससे संबंधित है? यह व्यष्टि अर्थशास्त्र से संबंधित है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर व्यष्टि अर्थशास्त्र तथा समष्टि अर्थशास्त्र, जिसे माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स करते हैं, तो ये व्यष्टि अर्थशास्त्र क्या होता है, समष्टि अर्थशास्त्र क्या होता है, हम लोगों ने इसको समझा। और व्यष्टि और समष्टि अर्थशास्त्र में अंतर क्या होता है, इसको भी हम लोगों ने समझने का प्रयास किया। मैंने रिटन फॉर्म में इसलिए आपको उपलब्ध कराया है, क्योंकि ऐसे मैं समझाता हूँ तो बोलने में बहुत सारी चीज़ छूट जाती हैं। और इस तरह आप जो है मेरी बात को सुन भी सकते हैं और यहाँ पर रिटन फॉर्म इसको दे भी सकते हैं, और चाहे तो आप नोट भी कर सकते हैं। मैं डिस्क्रिप्शन में अपने ब्लॉग का लिंक दे दूंगा। ये सारे मटेरियल आपको वहाँ पर मिल जाएंगे और आप चाहें तो वहाँ से नोट बना सकते हैं। तो फ्रेंड्स, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और यदि अच्छा लगा हो तो लाइक सब्सक्राइब शेयर कर दीजिएगा फ्रेंड्स। थैंक यू।